गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड की कई मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं, जिनमें कि हिंदी के अंतर्गत पत्र लेखन आता है, तो हम उसी सीरीज़ में कर रहे हैं। तो आज हम पहला पत्र पढ़ेंगे, जिसे हम सरकारी पद, शासकीय पत्र या शासनादेश कहते हैं। तो इसमें है, पहले परिभाषा पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उपयोग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद इसका विशेषता या प्रारूप ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा। तो जो पत्र राजकीय शासकीय प्रयोजनों से शासकीय कार्यों को अच्छे प्रकार से चलाने हेतु सरकारी कार्यालयों के मध्य प्रेषित किए जाते हैं, शासकीय पत्र कहलाते हैं। इन्हें शासनादेश भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पत्र राजकीय अथवा शासकीय प्रयोजन से, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्लैश भी कर सकते हैं, राजकीय या शासकीय प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब कार्य के लिए, से शासकीय कार्यों को अच्छी प्रकार से यानी सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारी कार्यालयों के मध्य प्रेषित किए जाते हैं, शासकीय पत्र कहलाते हैं। इन्हें शासनादेश भी कहा जाता है। यही इसकी परिभाषा हो गई। सामान्य सी परिभाषा, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सरकारी पत्र या शासकीय पत्र की जो परिभाषा है वही इसकी परिभाषा है। यानी कि शासकीय प्रयोजन के लिए और शासकीय कार्यों को अच्छे तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारी कार्यालयों के बीच जो पत्र प्रेषित किए जाते हैं, उन्हीं को ही हम शासनादेश कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इनका उपयोग क्या है, यानी कि कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो इन पत्रों का प्रयोग कब कब होता है कि भारत सरकार, राज्य सरकार एवं राज्य सरकारों के पत्र व्यवहार में होता है। यानी भारत सरकार यदि राज्य सरकारों में से करे, यानी राज्य सरकार के साथ करे, या एक से अधिक राज्य सरकारों के मध्य करे, या राज्य सरकारें आपस में पत्र व्यवहार करें, तो इन सभी जगहों पर शासकीय पत्र का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है अधीनस्थ कार्यालयों को शासन के आदेशों की जानकारी देने के लिए या उनसे सूचना मांगने के लिए। तो जो अधीनस्थ कार्यालय होते हैं, उनसे शासन के आदेशों की जानकारी उन्हें देना है या उनसे सूचना मांगना है, तो शासकीय पत्र प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है किसी भी प्रकार का औपचारिक पत्र या आदेश, किसी भी प्रकार का औपचारिक पत्र या आदेश एक या अधिक कार्यालयों को भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये किसी भी प्रकार का औपचारिक पत्र भेजना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो सरकारी पत्र भेजा जा सकता है। ठीक है, आसानी के साथ सामाजिक यानी कि औपचारिक पत्र प्रेषित किया जा सकता है, या कोई आदेश है एक या अधिक कार्यालयों को भेजा जाना है, तो उसे यानी कि सरकारी पत्र में लिख करके, सरकारी पत्र के रूप में लिख करके और क्या कर दिया जाता है, प्रेषित कर दिया जाता है। इस बात है सभी प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने हेतु, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि सभी प्रकार की जो फाइनेंशियल जो एड हैं, ठीक है, उन्हें प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जितनी भी वित्तीय मांग है, यानी धन की जो मांग है, उसे स्वीकार किया गया अथवा नहीं स्वीकार किया गया, इस चीज़ को जारी करने के लिए, ठीक है, यानी कि इस बात की जानकारी देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो सरकारों के मध्य, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उनके मध्य पत्र व्यवहार में इनका प्रयोग होता है। अधीनस्थ कार्यालयों को शासन से संबंधित आदेशों की जानकारी देने के लिए या उनसे सूचना मांगने के लिए, या किसी भी प्रकार के औपचारिक पत्र या आदेश को एक या अधिक कार्यालयों में भेजने के लिए, या किसी भी प्रकार की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ये जारी किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा शासकीय या सरकारी पत्र अथवा शासनादेश का
परिभाषा और उसका उपयोग। अब अगला है इसका प्रारूप। तो इसका एक निश्चित प्रारूप होता है जिसके ही आधार पर है, जिसके अनुसार ही पत्र प्रेषित किया जाता है। तो अब इसका प्रारूप बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रारूप बनाना है, और लेटर लिखना है तो इसी तरह से लिखना है। इसमें यहाँ पर बाएं तरफ प्रेषक लिखा जाता है और इसके ठीक दाएं तरफ इसी के ठीक सामने पत्रांक लिखा जाता है। पत्रांक मैंने बताया था, पत्रांक या पत्र संख्या जो भी होता है, यहाँ पर इसके प्रेषक के ठीक सामने लिखा जाता है, यहाँ पर दाहिने तरफ। इसके बाद यहाँ पर प्रेषक का नाम, पदनाम और कार्यालय का पता लिखा जाता है। अब आप लोग ये मत समझिए कि पदनाम के सामने कार्यालय का पता लिखा जाए, नीचे नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल नीचे लिखा जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं लिखा जाए। इधर भी जगह है तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग कॉपी यानी कि लंबी होती है तो खूब स्थान रहता है, आसानी के साथ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रेषक का नाम, नाम कोई ज़रूरी नहीं, पदनाम ज़रूरी है कि पदनाम लिखना है, ठीक है। पदनाम लिखना है, कार्यालय का पता भी लिखना है। कई बार शासकीय पता होता है कि शासकीय पता, आप लोगों में बता चुका था कि प्रेषक क्या होता है। इसके बाद है सेवा में, यानी प्रेषित सेवा में लिख करके उसका नाम कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन पदनाम लिखेंगे, कार्यालय का पता लिखेंगे। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके लिए लिखा जाता है सेवा में, उसका पदनाम, उसके कार्यालय का पता, ठीक। अब याद रखिएगा, इसके बाद अनुभाग लिखा जाता है। ये अनुभाग इसका नहीं होता है, ये अनुभाग प्रेषक का होता है, यानी कि इस कार्यालय का होता है जहाँ से ये प्रेषित किया गया। तो आप समझ लीजिए अनुभाग 3, अनुभाग 1, अनुभाग 2, कोई भी निश्चित कर लीजिए, लिखना वही है, ठीक है। एक निश्चित कर लीजिए, हमें यही लिखना है, हमेशा वही लिखिए, क्योंकि कोई निश्चित नहीं होता है। और एक बात याद रखिएगा, जिसके जहाँ अनुभाग लिखा है इसके ठीक सामने यहाँ पर स्थान और दिनांक लिखेंगे। स्थान जो यहाँ का पता का होगा, भेजने वाले का, वही स्थान होगा, और दिनांक वही लिखना है जिस दिन आप परीक्षा दे रहे होते हैं, उस दिन का लिखना है, ठीक है। चलिए, अब समझ में आ गया होगा इतना। प्रेषक का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता सेवा में, पदनाम, कार्यालय का पता, अनुभाग 3, स्थान यानी कि जहाँ से भेजा जाए देहरादून तो देहरादून, स्थान और दिनांक, हरिद्वार तो हरिद्वार, यहाँ पर जो कार्यालय का पता है। इसके बाद है विषय, यानी कि जिस चीज़ से संबंधित है ये विषय लिख देते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में लिखा जाता है विषय, जिससे कि बहुत अच्छा उसका क्या होता है, यानी कि प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें विषय लिखा जाता है। सरकारी पत्रों में विषय पढ़ कर के ही अधिकारी क्या करते हैं, ये पूरा इसमें लिखा क्या होगा उसका निर्णय कर लेते हैं, इसलिए उन्हें पूरा पत्र पढ़ने की ज़रूरत ना हो, इसके लिए विषय लिखा जाता है। अब इसके बाद विषय के बाद मैंने बताया था महोदय लिखना है, यानी कि यहाँ पर जो अभिवादन है, अभिवादन का मतलब नमस्ते या प्रणाम जो भी लिखते हैं वो महोदय के रूप में कहता है, तो महोदय लिखेंगे। महोदय के बाद कामा लगाएंगे, कामा के लाग जैसे ही यहीं से ठीक नीचे से इसके लिखना शुरू हो जाएगा। कामा के बाद थोड़ा सा मेरा इधर हो गया है, आप लोग बिल्कुल कामा के ठीक नीचे से लिखिएगा, और लिखना इसी भाषा में है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, उसके बाद क्या करेंगे, प्रारूप बनाना है तो डैश डैश डैश, पत्र लिखना है तो यहीं के बाद आगे लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ से डैश 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 करके यहाँ पर पूर्ण विराम लगाइए, और यहाँ पर यदि दूसरा लिखना है, दूसरा पैराग्राफ शुरुआत करना है तो यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ से 2 नंबर लिख करके और फिर क्या करेंगे, डैश डैश यहाँ तक ले आइए, यहाँ पर बंद कर दीजिए, या यहाँ से ले आइए। शुरुआत तो यहाँ से करेंगे, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। आप यहाँ से यानी कि इसका ये करके और आगे ले जा करके यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था, इसलिए मैंने क्या किया है, यहीं पर इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद
चलिए ये मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद नीचे लिखेंगे भौदीय, भौदीय के बाद हस्ताक्षर और इसके बाद पदनाम लिखेंगे। जहाँ ये पदनाम लिखा है इसके ठीक नीचे, ठीक है, ये ठीक नीचे लिखा जाएगा संख्या, और संख्या ये यही वाली होगी जो यहाँ पर पत्रांक में लिखी है वहाँ, और फिर यहाँ लिखेंगे तद दिनांक। तद दिनांक लिखा हुआ है, दा के नीचे हलंत है, दा और दा के नीचे हलंत लगा हुआ है, तद दिनांक, ठीक है, ये लिखेंगे। इसके बाद इसकी भाषा यही रहेगी, यही है पृष्ठांकन कि प्रतिलिपि, यानी अधिक से ज़्यादा लोगों को भेजना है तो प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इसे ध्यान रहे कि इससे आगे नहीं जाना चाहिए, यदि यहाँ नहीं आता है तो यहाँ से लिखना है इसको, ठीक है, यदि यहाँ तक नहीं आता है, इससे आगे बच जाता है तो यहाँ से फिर से वापस होकर के लिखना है। तो इसके बाद ये हो जाएगा, इतना हो गया। इतना होने के बाद नंबर 1 2 लिख करके ऐसे डैश डैश कर देंगे। फिर यहाँ जहाँ ये ख़त्म हो गया इन्हीं की ठीक नीचे ये आज्ञा से लिखा जाएगा और फिर पदनाम लिख देंगे, ठीक है, आज्ञा से और पदनाम लिख देंगे। याद रहे कि ये वाला अधिकारी दूसरा होगा और ये वाला अधिकारी दूसरा होगा, ठीक है। वहाँ पर यदि सचिव है तो यहाँ पर उप सचिव हो जाएगा, या सहायक सचिव हो जाएगा, या संयुक्त सचिव हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ये पूरा का पूरा प्रारूप बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं करना है। इसी आधार पर क्या चीज़ किया जाएगा, पत्र लिखा जाएगा। इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है कि इसमें लिखा क्या है। ओके, तो चलिए अब इसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसका हम अभी विशेषताएं हमको लिखनी है। विशेषताओं में जो इसकी सबसे पहले विशेषता है वो है कि ये पत्र शासकीय प्रयोजन के लिए लिखे जाते हैं। विशेषताओं में पहला है ये पत्र शासकीय, ठीक है, प्रयोजन के लिए लिखे जाते हैं। लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, ये पत्र शासकीय प्रयोजन के लिए लिखे जाते हैं। दूसरा है ये पत्र पद से पद को लिखे जाते हैं, पद से पद को लिखे जाते हैं, ठीक है, ये पद से पद को लिख दिए जाते हैं, यानी व्यक्ति से व्यक्ति को नहीं लिखे जाते हैं। तीसरा है ये पत्र राजभाषा अथवा, या लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अथवा राज्य की वैकल्पिक राजभाषा। ठीक है, वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि या तो ये राजभाषा में लिखे जाएंगे या तो राज्य की वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाएंगे। जैसे उत्तराखंड की वैकल्पिक राजभाषा संस्कृत है, यानी दूसरी राजभाषा, वही राजभाषा वैकल्पिक। चौथा, ये पत्र वरिष्ठ से कनिष्ठ तथा कनिष्ठ से वरिष्ठ दोनों दिशाओं में लिखे जाते हैं। दोनों दिशाओं में लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि छोटा अधिकारी है तो भी वो बड़े अधिकारी को लिख सकता है, बड़ा अधिकारी है तो भी वो छोटे अधिकारी को लिख सकता है। इसके बाद पांचवा है इसका, ये पत्र अन्य पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अन्य पुरुष का मतलब हुआ कि 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, 3 पुरुष का मतलब क्या हुआ, प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, इसमें मैं आता है और हम आते हैं। फिर मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में तुम यानी कि आप आता है। और अन्य पुरुष में वह और यह या वे आते हैं, यानी कि जो बोल रहा होता है वो प्रथम पुरुष होता है, जो सुन रहा होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो अन्य पुरुष होता है। अब क्लियर हो गया होगा ये, मुझे लगता है आप लोगों को, कि अन्य पुरुष का मतलब क्या हुआ। अन्य पुरुष का मतलब है कि ये ना तो मैं कह रहा हूँ ना आपको कह रहा हूँ। ठीक है, ये मुझसे कहलवाया जा रहा है और ये मैं किसी और के कहने से कह रहा हूँ। चलिए, छठवां है इनका प्रारूप निश्चित होता है। होता है। इनका प्रारूप निश्चित होता है, अर्थात ये समान प्रकार से लिखे जाते हैं या एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं।
एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं। अगला पॉइंट है 7, आवश्यकता पड़ने पर इनके साथ संलग्नक लगाए जाते हैं। जरूरी नहीं है आवश्यकता पड़ने पर ही लगाए जा सकते हैं। 8वां है आवश्यकता पड़ने पर इनका पृष्ठांकन किया जाता है। लास्ट है यही, आवश्यकता पड़ने पर यानी आवश्यकता होने पर इनका पृष्ठांकन किया जाता है। यानी कि इनका पृष्ठांकन किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ही। ये नहीं है कि नहीं किया ही जाना है, निश्चित है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो ये इससे सरकारी पत्र की क्या रही हैं, विशेषताएं रही हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें पढ़ना है इसका पत्र। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसका पत्र पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। एक प्रश्न बनाएंगे, फिर उसका पत्र पढ़ेंगे। ओके।